ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ARS के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं अब आप लोगों के लिए लेने वाला हूँ महाराष्ट्र सीईटी के क्वेश्चंस। महाराष्ट्र सीईटी वाले बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को स्टार्ट करिए, जल्दी से स्टार्ट करिए। तो महाराष्ट्र सीईटी की अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे आने वाले सारे एपिसोड्स भी उसी प्लेलिस्ट के अंदर में अपडेट होंगे जो भी महाराष्ट्र सीईटी 2021 के लिए बच्चों के लिए होंगी। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए 4 क्वेश्चन लिया है महाराष्ट्र सीईटी के 2019 के क्वेश्चंस। बहुत ज़्यादा आपको मजा आने वाला है, दिल खोल के इस वीडियो को देखो, बहुत ज़्यादा आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। अभी से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके ARS का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद कर देगी आपको वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने महाराष्ट्र सीईटी के क्वेश्चंस ले लिया है। मैंने आप लोगों के लिए महाराष्ट्र सीईटी के मैथमेटिक्स सेक्शन के 2019 के पेपर में से क्वेश्चंस लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरा क्वेश्चन आपको टर्म्स मतलब सीक्वेंस सीरीज चैप्टर या फिर GP सीक्वेंस प्रोग्रेशन एंड सीरीज वाले चैप्टर में से क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन नॉर्मल मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन है और यहाँ पे चौथा क्वेश्चन वापस से ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इन चारों क्वेश्चन में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स कैसे लगाते हैं। आपके पास में बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है महाराष्ट्र सीईटी में, तो आप तुक्के लगा सकते हो खुल के, लेकिन तुक्का लगाने का भी जो बेस्ट मेथड है ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी करेक्ट होने की सही हो, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा किस तरीके से तुक्का लगाया जाता है, किस तरीके से जाली जुगाड़ लगाया जाता है। अगर आप एक्चुअल तरीके से एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो ऑल्टरनेटिव क्या तरीके होते हैं सॉल्व करने के, इस तरीके से हम लोग इस वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। राइट, तो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की महाराष्ट्र सीईटी की अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी महाराष्ट्र सीईटी की 2021 के लिए वो सारी उसी प्लेलिस्ट में ऐड होगी। और अगर आपको ओरिजिनल प्लेलिस्ट देखना है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स था, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से जाकर के आप ओरिजिनल प्लेलिस्ट पूरा देख सकते हो जिसमें कि आपके सारे एग्जाम्स कवर अप हो जाएंगे, जेईई मेन से लेकर के सारे स्टेट एग्जाम सब कवर अप हो जाएंगे। राइट, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया हुआ है थीटा इक्वल टू 17 π/3 देन tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज। अब ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम बच्चों को ये आता है जनरली, इसको क्या आपको फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, मतलब कि 5 π ये जो 17 π/3 है इसको एज इट इज सॉल्व नहीं कर पाते, तो बच्चे क्या करते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि मान लो tan की जगह आप डालोगे 17 π/3, राइट। अब इसको आपको क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है ना, कि tan 5 π प्लस आई थिंक 2 π/3, इस तरीके से आपको जो है ब्रेक करना पड़ता है। राइट, तो यहाँ पर एलसीएम देखो आपका 15 + 2 17 π, फिर इसको आगे आपको सॉल्व करना पड़ता है। नाउ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो आप, लेकिन जो बच्चे ये मेथड यूज़ नहीं कर पाते, जिनको दिक्कत आती है, तो वो क्या करते हैं क्वेश्चन छोड़ देते हैं। अब आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको मेरी ट्रिक सीखनी है मेरे से एंड आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। आप क्या करोगे, आपको अगर ये पाई वगैरह इन सब चीज़ों में कंफर्टेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, इसको थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो। यही इस क्वेश्चन का ट्रिक है। क्या ट्रिक है समझना। हम क्या करेंगे, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे, तो 17 × पाई की जगह लिखो 180 डिग्री और डिवाइड कर लो 3 से, तो ये आ जाएगा आपका 60, है ना। तो ये आ जाएगा आपका फाइनली 17 × 60 डिग्रीज। अब ये 17 × 60 आप कैलकुलेट कर लो कितना होता है, तो 17 5 85 होता है, 85 में 17 और जोड़ लो, 102 हो गया। तो ये हमारा आ गया 102 और 1020 डिग्री आ गया हमारा ये प्रोडक्ट करके, मतलब कि ये जो एंगल है वो कितना है 1020 डिग्री है। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर हमारा ये इस तरीके से है तो एक सर्कल कंप्लीट करेंगे 360 डिग्री आएगा, एक सर्कल और कंप्लीट करेंगे 720 डिग्री हो जाएगा। तो 1020 में से 720 को माइनस कर दो, बचेगा कितना 300। तो 2 बार घूमने पे तो वहीं आ गए, उसके बाद में 300 और आगे चले गए। इसका मतलब इसका फाइनल लोकेशन क्या है 300 डिग्रीज का, राइट। तो फाइनल लोकेशन इसका क्या है, 4th क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ पर ये 300 डिग्रीज होगा। तो एक्स एक्सिस से एंगल कितना बनेगा 30 डिग्रीज बनेगा, क्योंकि 30 डिग्री नहीं 60 डिग्री बनेगा एक्स एक्सिस से, है ना, क्योंकि 360 डिग्री का पूरा सर्कल होता है। 360 में से हमने 300 को गायब कर दिया तो 60 डिग्री बन गया। तो एक्स एक्सिस से एंगल बना 60 डिग्री का, अदरवाइज यहाँ से एंगल बनेगा 300 का। क्या आपको बात समझ में आ गई। नाउ अब मेरे को आप एक बात बताओ कि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है। अब आपके लिए आसान हो गया बहुत ज़्यादा, जो आप पाई में नहीं कर पा रहे थे यहाँ पे आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो 60 डिग्री tan की वैल्यू होती है हमारे पास में, यहाँ पे लिख लेते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू √3, राइट। और cot 60 डिग्री कितना होता है, cot 60 डिग्री tan का उल्टा, मतलब कि 1/√3। अब एक चीज़ और नोटिस करो, ये 4th क्वाड्रेंट में है, तो हमको पता है ना ऑल साइन tan cos, ऑल साइन tan cos, तो 4th क्वाड्रेंट में सिर्फ cos पॉजिटिव होता है, tan और cot नेगेटिव होता है, तो ये दोनों नेगेटिव के अंदर में आएंगे, राइट।
मतलब कि 360, ये 60 की वैल्यू थी, लेकिन हमको क्या चाहिए tan -60, है ना, cot -60। क्या आपको बात समझ में आई? क्योंकि ये पीछे की तरफ 60 है ना, आगे से तो 300 है, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस साइन के साथ में। अब कुछ मत करो, इसको यहाँ पे पुट कर लो। tan थीटा की वैल्यू कितनी आई? -√3। उसके बाद में cot थीटा की वैल्यू कितनी आई? -1/√3। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1/√3 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लो तो नीचे आ जाएगा √3, ऊपर आ जाएगा -3 + 1, तो ये आ जाएगा -2/√3। तो आपका आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन आपका सही हो गया। मतलब जो बच्चे पाई के टर्म्स में नहीं कर पा रहे थे उनके लिए ऑल्टरनेट तरीका हुआ, ऑल्टरनेट जुगाड़ हुआ कि आप पाई की वैल्यू पुट कर लो और पूरा वो जो बड़ा सा एंगल है उसको निकालो और देखो वो क्या है, उसके हिसाब से फिर आप नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री यूज करके इसको है ना सॉल्व कर दो। करेक्ट है आपके लिए बात? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमको बोल रहा है फॉर अ जीपी इफ m + nth टर्म इज p एंड m - nth टर्म इज q देन द mth टर्म इज। अब ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के लिए कई बार दिक्कत क्रिएट करता है अगर उन्होंने सही तरीके से मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करी हुई है तो ऐसे में क्या कर सकते हैं हम? m n ये सब की वैल्यूज लेट कर सकते हैं हम, मतलब पूरा जीपी लेट कर लो। क्या करेंगे हम लोग? हम अपने मन से जीपी एक बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन हर जीपी के लिए वैलिड है। तो हमारा जीपी क्या होगा? एक सिंपल सा जीपी सोचो क्या हो सकता है। ये हो सकता है 1 2 4 8 16 32, ये एक सिंपलेस्ट जीपी हो सकता है हमारा, राइट। अब इसमें m + n टर्म इज p, m - n टर्म इज q। तो m - n, तो डेफिनेटली m को बढ़ा लो तभी आप माइनस कर पाओगे। तो हम क्या करते हैं, इसको m ले लेते हैं, mth टर्म इसको ले लेते हैं और इसको nth टर्म ले लेते हैं। समझ गए आप बात? समझ गए आप बात? मतलब कि फर्स्ट टर्म को n ले लो, मतलब कि n की वैल्यू 1 ले लो बेसिकली, और m की वैल्यू 2 ले लो। तो हमने इसको mth टर्म ले लिया क्योंकि हमको माइनस करना है, तो m को मैंने बढ़ा लिया है और n को छोटा ले लिया, ठीक है। तो m + n मतलब कितना हो जाएगा? दिस प्लस दिस 1 प्लस मतलब कि m + n ये कितना है? देखो ये हमारा है फर्स्ट टर्म, है ना, ये हमारा कितना है? सेकेंड टर्म। तो 1 + 2th टर्म मतलब कि थर्ड टर्म, 1 + 2 मतलब 3, थर्ड टर्म। तो ये वाला हमारा हो जाएगा m + nth टर्म, राइट। और m - n टर्म कितना हो जाएगा? m - n मतलब सेकेंड -1, m - n n ही आएगा। समझ रहे हो आप बात को? 2 - 1 तो 1 ही होता है। तो यही हमारा हो जाएगा m - nth टर्म, राइट। 2 - 1 ही होगा, तो nth टर्म जो है वही m - nth टर्म ही हो गया हमारे इस इक्वेशन के हिसाब से, राइट। अच्छा, अब m + nth टर्म है क्या? 4 है, और 4 की वैल्यू क्या है? p है, तो p = 4 लिख लो। m - nth टर्म क्या है? फर्स्ट वाला है, q है, q की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो q की वैल्यू 1 लिख लो। तो फाइनली mth टर्म निकालना है हमको। mth टर्म क्या है? mth टर्म मतलब सेकंड वाला 2, राइट। तो हमको क्या चाहिए? 2 चाहिए। अब आप बताओ मेरे को 2 कहाँ आ रहा है? pq को प्रोडक्ट करने पे 2 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, तो इसको एलिमिनेट करो। √pq करने पे आ रहा है √4 2, यस आ रहा है, इसका मतलब ये सही आंसर हो सकता है। बाकी ऑप्शंस भी चेक करो। p/q 4/1 नहीं आएगा, और q/p 1/4 ये भी नहीं आएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा √pq, मतलब कि यही हमारा सही होगा। तो हमने क्या करा? हमने जीपी अपने मन से ले लिया। जीपी मतलब जिसका रेशियो सेम हो, 2/1 4/2 8/4 सब 2 आ रहा है। तो हमने रेशियो कॉमन 2 का एक जीपी बना लिया। उसी में हमने m अपने मन से ले लिया, n अपने मन से ले लिया, तो ऐड भी अपने मन से हो गया m + n, और m - n भी हो गया। सारे टर्म्स पता चल गए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज देख ली, ऑप्शंस में भी वही देख लिया। तो बहुत ही खतरनाक है हमारे पास में ट्रिक था, जो कि आप MHCT के क्वेश्चंस में और बहुत सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस में, JEE मेन वगैरह में भी आप ऐसे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगा सकते हो, राइट। अच्छा, अब आओ देखते हैं कि तुक्का कैसे मारते हैं। अगर आपको तुक्का मारना है ना, तो उसके लिए ऑप्शन एलिमिनेशन करना पड़ता है। तो आप सबसे पहले देखो, आपको बोल रहा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस एट द पॉइंट दिस। तो सबसे पहले ये चेक करो कि जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्या वो ऑप्शन इस 1, 0 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो 2 + 0 = 2 सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पर आएगा आपका 1 - 0 = 1 सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पर आएगा 1 - 0 = 1 सेटिस्फाई हो रहा है, एंड 1 + 0 = 1 सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब कि चारों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब कि हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे। और भी तरीके हो सकते हैं एलिमिनेट करने के, जैसे आप इसका ग्राफ बनाओ सबसे पहले। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो आपको क्लियरली पता है y = log x का ग्राफ कैसा बनता है, ठीक है। अगर आपको नहीं भी पता है तो अभी मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। log 1 की वैल्यू 0 होती है ना, क्योंकि आपको पता है एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1 होता है, राइट। तो log 1 तो हमारा 0 आता है। उसके बाद में आप जितना इस x की वैल्यू को बढ़ाओगे, इन्फिनिटी ले जाओगे, तो फिर ये पावर भी इन्फिनिटी होगा। log का मतलब क्या है? देखो, जैसे कि मैं बोलता हूँ log 4/2, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर करने पे 4 आएगा। अगर मैं कहता हूँ आपको log 1000, है ना,
बेस 10, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 3, क्योंकि 10 का पावर 3 करने पे 1000 आएगा। तो बेस का कितना पावर करने पे ऊपर वाला टर्म आ रहा है। अगर मैं कहता हूं log 8 बेस 2, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 3, क्योंकि 2 का क्यूब करने पर 8 आता है, राइट। तो अगर मैं x की वैल्यू को बहुत बड़ा कर दूं तो e का भी पावर, e की वैल्यू होती है 2.7 समथिंग, तो उसका भी पावर बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, इन्फिनिटी टाइम्स करना पड़ेगा। तो ये ना इस तरीके से आपका इस तरीके से ग्राफ बनता है, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, राइट। और ये इस तरीके से ऐसा बनता है, लॉग नेगेटिव टर्म्स के लिए डिफाइन नहीं है, ठीक है। आप अगर नेगेटिव टर्म लेते हो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आएगा रिजल्ट। तो लॉग का जो डोमेन है वो इस तरीके से यहाँ पर ही होता है। समझ में आई आपको बात, क्यों नेगेटिव टर्म डिफाइन नहीं है। सपोज कर लो मैं यहाँ x के जगह -2 लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं लेता हूँ लेट से log -2 और बेस लेता हूँ 2, अब मेरे को बताओ 2 का क्या पावर करोगे जो -2 आएगा। कुछ भी कर लो नहीं आएगा। कैसे पता है, पॉजिटिव पावर में तो आएगा ही नहीं। नेगेटिव पावर अगर करोगे, सपोज 2 का पावर -2 करोगे तो वो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/4 एट द एंड पॉजिटिव ही रहा ना, है ना। वो वैल्यू छोटी आई लेकिन रही तो पॉजिटिव ही। समझ में आ रहा है आपको बात, ठीक है। तो लॉग बेसिकली आप नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन ही नहीं कर सकते। मतलब आप 2 का कोई भी ऐसा पावर नहीं है जो आपको नेगेटिव वैल्यू दे दे, ठीक है। मतलब कि आप कुछ भी ले लो, आपको अगर नहीं सेटिस्फैक्शन फील हो रहा है तो आप ले लो log 25 विद अ माइनस साइन और बेस ले लो 5। तो 5 का आप क्या पावर करोगे जो नेगेटिव आएगा, कुछ भी नहीं। 5 का पावर 0 करोगे 1 आएगा, 5 का पावर 1 करोगे 5 आएगा, 5 का पावर 2 करोगे 25 आएगा, 5 का पावर -2 करोगे 1/25 आएगा, लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा। तो नेगेटिव आएगा ही नहीं, तो नेगेटिव रख ही नहीं सकते ना x के जगह, ठीक है। बेस का कुछ भी पावर कर ले तो आपको नेगेटिव पावर नहीं, वो नेगेटिव जो है वैल्यू नहीं देता है। तो लॉग नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं है। खैर ये डिटेल लॉग की नहीं है ये वीडियो, ये आपको लॉग वगैरह आनी चाहिए ऑलरेडी अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो कुल मिला के ये लॉग का ग्राफ बन गया इस तरीके से रफली, राइट। अब 1,0 कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। अब 1,0 पे टेंजेंट बनेगा इस तरीके से, तो नॉर्मल बनेगा इस तरीके से। तो क्लियरली आपको समझ में आ गया कि ये जो नॉर्मल है इसका स्लोप नेगेटिव है। ये नेगेटिव स्लोप का है क्योंकि इसकी जो एंगल है एक्स एक्सिस से ये 90 से ज्यादा बन रही है एंगल, है ना। ये जो एंगल है एक्स एक्सिस से ये 90 से ज्यादा है, राइट। तो ये नेगेटिव स्लोप का नॉर्मल है। अब आप ऑप्शंस में देखो कौन कौन से स्लोप नेगेटिव है। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे y = mx + c फॉर्म में तो ये बनेगा y = -2x + 2, राइट। y = -2x + 2, है ना। तो ये नेगेटिव स्लोप का है। इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा 2y = x - 1, ये पॉजिटिव स्लोप का, इसको एलिमिनेट कर दो। ये हमारा बनेगा y = x - 1, ये भी पॉजिटिव स्लोप का, इसको भी एलिमिनेट कर दो। ये हमारा बनेगा y = -x, है ना, +1, तो ये नेगेटिव स्लोप का है। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, दो ऑप्शन आपके पास में बच गए नेगेटिव स्लोप के। अब इन दोनों में से आप तुक्का लगा सकते हो। अब अगर आपको ये फील आ रहा है कि हाँ यार ये 1 से पास हो रहा है तो आप यहाँ पर 1 वाला ऑप्शन में जा सकते हो। अगर आपको लग रहा है 2 से हो रहा है तो इस वाले ऑप्शन में जा सकते हो, क्योंकि इसका जो इंटरसेप्ट है ये 2 है। अगर आप x को 0 करोगे तो y 2 आ रहा है और यहाँ पर x को 0 करने पे y 1 आ रहा है। तो बस इंटरसेप्ट का अब यहाँ पर फर्क है और स्लोप का भी फर्क है। स्लोप यहाँ पर आपका जो है -1 का है, यहाँ पर स्लोप है -2 का है, ठीक है। तो आप स्लोप से भी फील कर सकते हो -1 लग रहा है या फिर ज्यादा आपको नेगेटिव में स्लोप लग रहा है, आप देख सकते हो। बट दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, अब आप तुक्का लगा सकते हो यहाँ पर, है ना। आपको ज्यादा फील यहाँ से आ रहा होगा कि यार ये वाला ऑप्शन, अगर आप डी ऑप्शन को मार्क करते हो तो आपके सही हो जाएंगे आंसर। अगर ए मार्क करते हो तो आंसर गलत होगा, लेकिन क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको तुक्के लगाने चाहिए MST CET में, राइट। अच्छा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें भी फटाफट से तुक्का लगा लेते हैं। हमको बोल रहा है द वैल्यूज ऑफ x इन 0 to π/2 सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। अब एक तो तरीका एक्चुअल तरीका सॉल्व करने का, अगर आप कर पा रहे हो कर लो, नहीं कर पा रहे हो तो तुक्का लगाना है। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले तो चेक करो वैल्यूज को। π/6 क्या होता है, π/6 मतलब 30 डिग्रीज, है ना। π/6 मतलब 30 डिग्रीज। तो इसको पुट करके देखो ना यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, sin 30 होता है 1/2, cos 30 होता है √3/2। तो क्या ये दोनों मल्टीप्लाई करके 1/4 आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहा, मेरे को तो √3/4 दिख रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं किया, है ना। π/12 देखने की जरूरत ही नहीं है, एक गलत है तो दोनों का कॉम्बिनेशन सही नहीं हो सकता, राइट। अच्छा अब ये π/12 और 5π/12 ये आप चेक नहीं कर सकते क्योंकि इसकी वैल्यू 15 डिग्री और 75 डिग्री है। तो आपको अगर वैल्यू पता है sin 15 cos 15 की तो करो, जनरली बच्चों को नहीं पता होती है, मुझे भी याद नहीं रहता है, राइट। हमको जनरली 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 0 यही सब याद रहता है। उसी तरीके से π/8 भी आप चेक नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में π/8 है और π/4 भी है साथ में। तो π/4 45 डिग्री, इसको हम लोग चेक जरूर कर सकते हैं क्योंकि हमको पता है इसकी वैल्यूज याद होती है बच्चों को। तो sin 45 डिग्री होता है 1/√2 और cos 45 डिग्री होता है 1/√2। इन दोनों को प्रोडक्ट करने पे क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 1/4 तो नहीं आ रहा। तो ये एलिमिनेट
एलिमिनेट हो गया, मतलब ये पूरा का पूरा ऑप्शन ही एलिमिनेट हो गया। अब 2 ऑप्शन बच रहे हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। आप जितने भी बच्चे हो आपको इसमें तुक्का लगाना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपकी करेक्ट होने की चांसेस मैंने बढ़ा दिए, क्योंकि 2 ऑप्शन मैंने आपके लिए एलिमिनेट करा दिया है। अब आप माइंड में सोचो, आप बी के साथ जाओगे या फिर सी के साथ जाओगे, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं, राइट। तो अब जितने भी बच्चों ने बी सोचा था उन सारे बच्चों का सही हो गया, जितनों ने भी सी सोचा था उनका गलत हो गया। सी वाले बच्चे वैसे भी नहीं कर पा रहे थे क्वेश्चन, उनका वैसे भी छूटना ही था, लेकिन जिन बच्चों ने बी मार्क कर दिया उनके लिए भला हो गया। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने बी सोचा था या फिर सी सोचा था, ठीक है। अगर आपने बी सोचा था तो बताओ, सी सोचा था तो बताओ। जितने भी बच्चों ने बी सोचा था उनका ये करेक्ट हो जाएगा, और सी वालों का कुछ खोया ही नहीं, उनको वैसे भी नहीं आ रहा था, वैसे भी नहीं आया, लेकिन बी वालों का यहाँ पर बहुत भला हो गया। तो अगर 50% प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आपकी बनती है सही होने की, तो आपको डेफिनेटली गेस करना चाहिए, क्योंकि अब तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चन में आपको मैंने तुक्का लगाना सिखाया। यहाँ पर मैंने अज्यूम कर लिया जीपी को और सॉल्व करा। यहाँ पर मैंने पाई की वैल्यू को पुट करके पूरा डिग्री के टर्म्स में निकाल करके उसको सॉल्व करके आंसर मार्क करवाया, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको वीडियो पसंद होगी, आपने ट्रिक्स को अच्छे तरीके से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। महाराष्ट्र सीटी जैसे एग्जाम जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वहाँ पर आपको दिल खोल के तुक्का मारना चाहिए, दिल खोल के ट्रिक्स लगाना चाहिए और अपने स्कोर को बूस्टअप करना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।